हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंबिका रावत और आप मुझे सुन रहे हैं पॉजिटिवर्सिटी पे। आज जिन शख्सियत के बारे में हम जानेंगे वो भारतीय राजनीतिक चिंतन के एक ऐसे सामाजिक सुधारक थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम जानते हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में, जिन्हें हम जानते हैं आधुनिक भारत के जनक के रूप में। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी तय हो सकती है जब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं, उन्हें भी बराबरी का हक दिया जाए, तभी देश की उन्नति होना संभव है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय की सामाजिक कुरीतियां जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इस तरह की कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। आखिर कौन थे राजा राम मोहन रॉय और हमारे भारतीय समाज में उनका क्या क्या योगदान रहा, आज हम जानेंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स मिले तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ www.positiversity.in। बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, राजा राम मोहन रॉय के योगदान के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कहाँ उनका जन्म हुआ था। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सामाजिक सुधारक, आधुनिकीकरण के उदार सुधारवादी के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। जन्म उनका हुआ था 22 मई 1772 को राधानगर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पटना से की थी, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में। देखिए, जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में, और ब्राह्मण परिवार ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी काफ़ी उनकी। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में अगर देखा जाए तो उच्च वर्ग उसी को माना जाता है, जाति व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को। वहाँ पर होने के बावजूद भी उन्होंने पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज, जो कि अमूमन माना जाता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस होती हैं और अच्छा नहीं समझा जाता किसी भी हिंदू के लिए ये इनका अध्ययन करना, इनके बारे में स्टडी करना। तो उसके बावजूद भी उन्हें पर्शियन आती थी, अरेबिक आती थी, उसके अलावा उन्हें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के वो ज्ञाता थे, एक्सपर्टीज़ थे वो। उन्हें इसके अलावा इंग्लिश आती थी, हिंदी आती थी, संस्कृत आती थी, बंगाली आती थी। तो देखा जाए तो उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कुरान में वर्णित सूफी कवियों की कविताओं व उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। जो राजा राम मोहन रॉय थे, बेसिकली उन्होंने काफ़ी सारी धर्मों के बारे में पढ़ा था, तो उनका हर धर्म और जाति वो समानता में बेसिकली बिलीव करते थे, और उन्होंने बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ा था, तो हर धर्म का वो सम्मान करना जानते थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो, चाहे वो इस्लाम क्यों ना हो। इस्लाम के बारे में, वो एकेश्वरवाद के बारे में बहुत ज़्यादा उसकी तरफ उनका झुकाव था कि एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला, क्योंकि इस्लाम मानता है ये। और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी उनका, क्रिश्चियनिटी के जितने भी काफ़ी फॉलो करते थे वो, और फॉलो इन द सेंस उन्होंने काफ़ी सारी उसमें बुक्स पढ़ी थी क्रिश्चियनिटी की, तो वो उसकी तरफ भी उनका काफ़ी झुकाव था। उन्होंने प्लेटो और अरस्तु के कार्यों के अरबी अनुवाद के माध्यम से इसे जानने का प्रयास किया। और अगर हम उनके कार्यों के बारे में देखें तो राजा राम मोहन रॉय वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के जो थॉट्स हैं, उनका झुकाव उस तरफ भी देखने को मिलता है, पश्चिमी विचारकों या सभ्यता की ओर अधिक देखने को मिलता है। बनारस से संस्कृत भाषा का अध्ययन करके उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के विषय में भी पढ़ा। देखिए, उन्होंने केवल कुरान को या बाइबल को नहीं पढ़ा, उन्होंने वेद और उपनिषदों के बारे में भी अध्ययन किया। केवल 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा
का विरोध करते हुए इसके संबंध में तार्किक आलोचना को प्रस्तुत किया। देखिए कितना इंटेलेक्चुअल उनका माइंड था कि सिर्फ 16 वर्ष यानी कि टीनेज जब वो थे तो उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा के बारे में विरोध किया। जैसे कि वेद और उपनिषद हैं, ये मूर्ति पूजा के बारे में इतना नहीं बताते हैं। तो उनका भी रुझान जो था राजा राम मोहन रॉय का, वो प्रकृति पूजा की तरफ था, एकेश्वरवाद की तरफ था। तो इसके बारे में उन्होंने अपने आलोचना एक तार्किक तरीके से की थी, बहुत ही रेशनल तरीके से। सन 1814 में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए वो, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सुधार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। वो भारतीय समाज में चल रही कुरीति सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के लिए सभा में उपस्थित होने के लिए इंग्लैंड चले गए, क्योंकि उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिशर्स थे, तो इसलिए वहाँ पर जो भी सभा कॉन्फ्रेंस थी वहाँ वो चले गए ताकि भारत से सती प्रथा को हटाया जा सके। इसमें काफ़ी योगदान ब्रिटिशर्स ने भी किया सती प्रथा को हटाने के लिए। तो सिर्फ ब्रिटिशर्स का यहाँ आना एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाता है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे में भी हुई है। उनका नाम राम मोहन रॉय था और राजा की उन्हें उपाधि दी गई थी उनके काम की वजह से, और वो उपाधि उन्हें 1831 में मिली थी, जो कि अकबर सेकंड ने दी थी। चलिए अब चलते हैं कि क्या योगदान रहा अब हमारे भारतीय समाज में राजा राम मोहन रॉय का। तो सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1803 में प्रकाशित तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसे हम अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो देवताओं को एक उपहार, ये एक किताब थी उनकी। उसके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों व हिंदू धर्म की कुरीतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। तर्कहीन यानी कि जिनका कोई बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न है ही नहीं, और जो हम कहते हैं ना कि हम अंधविश्वास जो होता है और यूं ही पाल लेते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ बुरा होने वाला है, रात शाम को झाड़ू नहीं मारना है, ऐसी चीज़ें, तो ये तर्कहीन धार्मिक विश्वास होते हैं। इनके खिलाफ उन्होंने, इस तरह की बातों के खिलाफ उन्होंने इसमें लिखा था। 1815 में कलकत्ता में रॉय ने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांड एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये जो आत्मीय सभा थी, ये इन सब चीज़ों पर, इन बुराइयों पर इसके खिलाफ बनाई गई थी कि इन पर ये इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। उन्होंने ना केवल हिंदू धर्म की बल्कि ईसाई धर्म के कर्मकांडों की भी आलोचना की। ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू विरोधी थे, वो एक हिंदू थे। अब जो कुरीतियाँ होंगी या हमारे समाज में, अगर मान लीजिए मेरे परिवार में अगर किसी में कोई कमी है तो मैं उस कमी को उजागर करूँगी और उसकी गलत बात को मैं गलत कहूँगी। उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बिल्कुल सही बात की क्योंकि आप परिवार के सदस्य हो। तो इसी तरह हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने कुरीतियों के बारे में बात की, पर वो कोई हिंदू विरोधी नहीं थे। अगर उन्हें ईसाई धर्म में भी उन्हें लगा कि इनकी कुछ इनके कर्म कांडों में भी कुछ कुरीतियां हैं तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, उसकी भी आलोचना की, उसे भी क्रिटिसाइज किया। अगला है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार, राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए ही सुधारवादी धार्मिक संघों की स्थापना की थी। 1815 में उन्होंने की आत्मीय सभा की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में क्या बन गया था, ब्रह्म समाज बन गया था। उन्होंने भारतीय समाज में कई वर्षों से चल रही विभिन्न कुरीतियां जैसे कि जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध कई अभियान चलाए। राजा राम मोहन रॉय को महिलाओं की मुक्ति व विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए ही जाना जाता है। इससे पहले क्या होता था कि विधवा जो भी हो जाती थी महिलाएं, उनका पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। पुरुषों को ये हक थे, ये अधिकार था, उन्हें ये राइट था, लेकिन औरतों को ये राइट नहीं थे। अगर उनका कोई वो विधवा हो गई है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उन्हें सती कर दिया जाता था। जैसे कि आप जानते हैं सती का मतलब होता था कि उन्हें पति की चिता के साथ ही उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता था। तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये जो है अमानवीय है और
इंसान होने के नाते, क्योंकि हमारा धर्म हिंदू धर्म इतना बड़ा है और इतना इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है, मानवीयता पर ज़्यादा विश्वास रखने वाले धर्म है हमारा, तो हमें इस तरह की कुरीतियाँ इनका पालन नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की निरक्षरता और विधवाओं की दयनीय स्थिति जैसे समस्याओं पर प्रतिघात करते हुए इन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए विभिन्न प्रयास भी किए। उन्होंने समाज में महिलाओं की भागीदारी को पुरुषों के समान सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के लिए संपत्ति व विरासत के अधिकार की मांग की। उनका ये मानना था वैसे कि क्योंकि संपत्ति और विरासत औरतों को, महिलाओं को नहीं मिलती हैं, पैतृक संपत्ति। अब तो खैर ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बेटी को दी जाएं, लेकिन ये पैतृक संपत्ति शुरू से ही अगर हम देखें तो घर के बेटे को ही दी जाती है और ये पुरुषों में ही वंश के अनुसार चलती आ रही है। तो उनका ये मानना था कि पोजीशन मेंस की इसलिए स्ट्रांग है सोसाइटी में, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि औरतों के पास वो पावर नहीं है जो कि पैसे से आती है, स्टेबिलिटी से आती है। फाइनेंशियली मेंस जो है वुमेंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और उसका रीज़न यही है कि वुमेंस जो है वो डिपेंडेंट हैं, वो दूसरे के सहारे, वो दूसरे पे निर्भर हैं और उन्हें पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। शादी होकर वो ससुराल चली जाती हैं, वहाँ पर सिर्फ उनका खाना पीना ही होता है और उन्हें कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ खाना पीना बनाएंगी और रोज़मर्रा के दिनचर्या जो भी होती है वो करेंगी। अगर उन्हें समाज में एक स्थान दिलाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि विशेषकर उन्हें भी समान रूप से अधिकार दिए जाएं। ये राजा राममोहन रॉय का मानना था। शैक्षणिक सुधार। जब राजा राममोहन रॉय अंग्रेजी विद्यालय में यांत्रिकी और वॉल्टियर का दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे, उसी दौरान उन्होंने डेविड हारे के प्रयासों के समर्थन में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने 1825 में वेदांत महाविद्यालय की स्थापना की, जहां पर भारतीय शिक्षा व पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो ये है शैक्षणिक सुधार। आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में सुधार। सबसे पहले इस क्षेत्र में हम जानेंगे प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस यानी कि जो भी माध्यम होते हैं अभिव्यक्ति के, जैसे कि न्यूज़ होती हैं, उस वक्त तो न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है प्रेस। रॉय ने भारत में अपने लेखन एवं गतिविधियों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन का समर्थन किया। जब 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस सेंसरशिप में ढील दी तो उस समय पर उन्होंने इन 3 पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को लेखन के माध्यम से प्रकट किया। ये कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? पहली तो थी ब्राह्मणवादी पत्रिका, जो कि 1821 में आई। 1821 में ही आई बंगाली साप्ताहिक, और उसके अलावा है संवाद कौमुदी और एक फारसी साप्ताहिक मिरात उल अकबर, ये भी आया। कर संबंधी सुधार यानी कि टैक्स से रिलेटेड है जो, उसमें उन्होंने क्या सुधार करे? रॉय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं व नीतियों की निंदा की। उनका यह मानना था कि जमींदारों द्वारा किसानों पर न्यूनतम लगान को तय किया जाए, जिसके संबंध में उन्होंने किसानों के हक के प्रति इस बात की मांग की। उन्होंने किसानों की भूमि पर कर मुक्त तथा करों को समाप्त करने की भी मांग की ताकि किसानों पर अधिक कर का बोझ ना बढ़ सके। रॉय ने विदेशों में भारतीय सामानों पर निर्यात शुल्क में कमी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने की भी बात का समर्थन किया। उस टाइम पर क्या होता था, जो जमींदार होते थे वो भी किसानों से, गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा कर लेते थे, उनकी ज़मीन ले लेते थे और उन पर ज़्यादा कर लगा लेते थे, टैक्स लगा लेते थे, लगान। और यही हाल सेम ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ब्रिटिशर्स भी किसानों पर यही चीज़ें थोपते थे। जैसे कि आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल लगान मूवी आपने देखी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। इसमें किसान डूबता चला जाता था और ये सब चीज़ें होती थी, ये पुश्तैनी हो जाती थी। बाप दे दे के कर यूं ही इसी हालत में इसके बोझ के तले दब के मर गया इंसान,
दे दे के ज़िंदगी भर, उसके बाद बेटे को भी यही देना पड़ा, उसके बाद उसके बेटे को भी। तो ये सब चीज़ें वहीं लगी रहती थी और इससे क्या होता था, ज़मीन उनके पास ही रहती थी। जो ज़मींदार होते थे या जो ब्रिटिशर्स होते थे उन्हीं के पास रह जाती थी। तो उनका मानना था कि उन्हें कर जो है उसकी जो दर है उसको, लगान को न्यूनतम किया जाए, कम से कम रखा जाए ताकि वो इस लागत को थोड़ा दे सके। प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार, उन्होंने देश में उत्तम सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की मांग की थी। उन्होंने भारतीयों और यूरोप के बीच में समानता की मांग की बात भी कही। आइए अब हम जानते हैं अधिकार संबंधी विचारों के बारे में। आखिर उनके अधिकार के संबंध में क्या विचार थे? सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा के प्रबल समर्थकों में से एक हैं। वे मानव जीवन के लिए शिक्षा को अत्यंत आवश्यक मानते थे, जो कि व्यक्ति के बौद्धिक विकास, सामाजिक उपयोगिता एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के लिए आवश्यक होती है। वे पश्चिमी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में थे। उनका मानना था कि यह केवल व्यक्ति की उन्नति के रूप में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भावना और मुक्त विचारों के संदर्भ में भी अधिक आवश्यक होती है। रॉय के अनुसार इस पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारतीय भी स्वतंत्रता, अधिकार एवं न्याय के राजनीतिक मूल्यों के मानकों के प्रति जागरूक बन सकेंगे। वे महिलाओं को समान शिक्षा दिलाने के हक के समर्थन में थे। उनका विचार था कि पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने कई विषयों जैसे गणित, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र, रसायन विज्ञान एवं अन्य महत्वपूर्ण विज्ञान के विषयों के अध्ययन का सुझाव भी दिया, जिससे कि समाज में रहकर व्यक्ति का बौद्धिक विकास हो सके। लेकिन राजा राम मोहन रॉय शिक्षा को इसलिए ज़्यादा उसके प्रबल समर्थक थे, उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देते थे कि बौद्धिक विकास इंसान का दिमाग खुले, उसके सोच का दायरा बढ़े, और ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। उसकी तरक्की संभव सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। वो एक गरीब परिवार में है, पैदा हुआ और वो गरीब ना मरे, ठीक है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षा। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तभी वो कल को अपने हकों के खिलाफ, अपने अधिकार के खिलाफ उनको जान सकेगा और उसके विरुद्ध भी लड़ेगा। अगर वो पढ़ा लिखा होगा ही नहीं, शिक्षा उसे प्राप्त होगी नहीं, तो वो किस तरह से अपने अधिकारों के बारे में जानेगा? तो जागरूकता भी तभी इंसान के अंदर आती है जब उसका बौद्धिक विकास होता है, और ये सब संभव है केवल शिक्षा के द्वारा। इसीलिए वो शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। समानता का अधिकार। राजा राम मोहन रॉय भारतीय समाज के हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने कई बार जाति व्यवस्था का विरोध किया क्योंकि वे समानता के अधिकार के प्रमुख पक्षधरों में से एक थे। रॉय ने हिंदू समाज के भीतर मौजूद जातियों एवं उपजातियों को विभाजन तथा असमानता का असल कारण माना। उनके अनुसार इसी विभाजन के कारण ही हमारा समाज बंद सा हो गया है, और जिस कारण से ही भारत को शताब्दियों से पराधीनता से गुजरना पड़ा है। देखिए, एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि मैं इस कम जात वाले या छोटी जात वाले से क्यों मतलब उठाने की कोशिश करूं। ये दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जैसा भी है समाज में, अच्छी बात है। अगर ये लोग उठ जाएंगे तो फिर हम लोगों की जो दबदबा है वो तो समाज में रहेगा नहीं। इस तरह की उनकी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी उनका मानना था कि सबको समान अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने सबको मनुष्य बनाकर भेजा है। ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये तो इंसान ने खुद बनाई है। ये तो इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए और अपने दबदबे के लिए और अपने पावर को, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया है, और वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। क्योंकि उनका मानना था कि इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या किसी भी जाति वर्ण का हो, किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, सबको समान समझना चाहिए। हर वो इंसानियत पे बिलीव करने वाले इंसान थे। और वो ये भी मानते थे कि इतने सालों से कभी हमारे देश में मुगलों का शासन रहा, कभी
किसी का, कभी किसी का, और अब ब्रिटिशर्स हैं। तो ये सब इसी वजह से हुआ है कि एक तो भारतीय जनता अशिक्षित रही और दूसरा यहाँ पर इनइक्वालिटी रही, बेसिकली कास्ट सिस्टम को लेकर। और कास्ट सिस्टम यहाँ पर क्योंकि है तो लोगों में क्या है, लोग बट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। उच्च वर्ग अलग हो गया है, निम्न वर्ग अलग हो गया, उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो गया है और एकता नहीं रही। और जब एकता नहीं रहेगी तो उस देश पर आक्रमण करना, उस देश को अपना पराधीन बनाना, ये बहुत ही इजी काम हो जाता है। अगला है महिलाओं को अधिकार। महिलाओं के अधिकार के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि उन्हें महिलाओं के अधिकारों का हिमायती कहा जाता है। वो कहते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति इस देश के विकास के सुधार के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि महिलाएं किसी भी राष्ट्र की पहचान होती हैं। महिलाएं सिर्फ राष्ट्र की नहीं, एक फैमिली की भी पहचान जो होती है ना, वो महिलाओं से ही होती है। तो अगर महिलाएं किसी भी परिवार की सशक्त नहीं होगी, किसी राष्ट्र की नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली किसी भी जगह से उन्नति होना संभव नहीं है। जिस घर में औरतों की, महिलाओं की पोजीशन इक्वल नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी और उन्हें दबाकर रखा जाएगा, तो उस परिवार में आपको दूसरे परिवार के मुकाबले उतनी ज़्यादा तरक्की, उन्नति देखने को नहीं मिलेगी। महिलाओं के अधिकारों को केवल पुरुषों के साथ समानता तक सीमित नहीं किया जाए, बल्कि इसे न्याय, स्वतंत्रता, अधिकारों के साथ भी जोड़ा जाए। महिलाओं की दयनीय स्थिति का मूल कारण है उन्हें बेटा या पुरुष की भांति किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती। किसी भी प्रकार की संपत्ति व विरासत का अधिकार न होने के कारण ही समाज में उनकी स्थिति पुरुषों के मुकाबले कम तथा कमजोर होती है। यदि कोई भी राष्ट्र स्वयं की उन्नति चाहता है एवं यह चाहता है कि देश की स्थिति व सामाजिक स्थिति में सुधार हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं का स्थान न केवल परिवार में अपितु समाज में भी मजबूत, समान तथा प्रबल हो। राजा राममोहन रॉय के अनुसार स्त्रियां स्वाभाविक तौर पर हीन नहीं होती, बल्कि कुछ मामलों में वे पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ होती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें उचित शिक्षा एवं ज्ञान से वंचित ना रखा जाए एवं उन्हें केवल घरेलू कामों तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने सती प्रथा का पूर्ण रूप से कठोर शब्दों में विरोध किया और इसे प्रत्येक मानव व सामाजिक भावना का उल्लंघन बताया। उन्होंने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, पर्दा प्रथा को हटाने और महिलाओं की आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में कई लड़ाई लड़ी। अगला हम जानेंगे नागरिक अधिकार एवं अभिव्यक्ति संबंधी अधिकार। क्या है ये? नागरिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने वाले व्यक्ति के रूप में राजा राममोहन रॉय को जाना जाता है। वे ब्रिटेन के अंग्रेजी शासन के कार्यों एवं तौर तरीकों से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश राज के नागरिकों को मिले हुए अधिकार एवं स्वतंत्रताएं आदि भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त होने का अवसर मिलना जरूरी है। राजा राममोहन रॉय स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता को नागरिक अधिकार के रूप में मानते थे। उन्होंने समय समय पर स्वयं के राजनीति संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय समाज की जनता में जागरूकता एवं चेतना को जगाने का भी प्रयास किया, जिस कारण से उन्हें एक राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। देखिए, राजा राममोहन रॉय की जो विचारधारा थी उस पर पश्चिमी विचारधारा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि उन्होंने प्लेटो और अरस्तू के बारे में भी पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि क्या क्या उनकी विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। राजा राममोहन रॉय कई पश्चिमी आधुनिक विचारकों के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने विशेषकर तार्किकता एवं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ अधिक जोर दिया। उनके अनुसार धार्मिक सुधार का अर्थ ही सामाजिक सुधार एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण का होना है। वे सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, इसलिए वे भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। उनका झुकाव इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद के प्रति था। राजा राममोहन रॉय का मानना था कि भारतीय समाज में धार्मिक रूढ़िवाद ही सामाजिक व्यवस्था में घाव का कारण बन चुका है, जो कि लोगों के मध्य में समस्याओं का स्रोत बन जाता है।
उन्होंने सती प्रथा को हर मानवीय एवं सामाजिक भावना के उल्लंघन के रूप में माना। वहीं जाति व्यवस्था को समाज के नैतिक पतन के लक्षण के रूप में बताया। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि उनका मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण ही इतने सालों से हमारे देश में सिर्फ यही हुआ है कि कोई ना कोई आया, किसी न किसी ने आक्रमण किया बाहरी लोगों ने, और यहाँ पर आकर देश को गुलाम बनाया। इसका एक कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे बीच में एकता का ना होना, और ये एकता डिवाइड कैसे हो गई है? ये हो गई है जाति व्यवस्था की वजह से। ये उनका मानना था। राजा राममोहन रॉय के अनुसार जब तक भारतीय समाज की महिलाओं को निरक्षरता, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा जैसे अमानवीय उत्पीड़न से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक हिंदू समाज की प्रगति का हो पाना असंभव ही प्रतीत होता है। राजा राममोहन रॉय का मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों का पश्चाताप आत्मशुद्धि के माध्यम से होना चाहिए, ना कि बलिदानों एवं अनुष्ठानों के माध्यम से किया जाना चाहिए। यानी कि साथ ही साथ वो बलि जैसी जो रिवायात हैं उनके भी खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि इस तरह से बेजुबान जानवरों का संहार ना किया जाए, उन्हें बलि के हवाले ना कर दिया जाए, बलि के नाम पे उन्हें यूं ही मार दिया ना जाए। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। चलिए फटाफट से समाप्त कर देते हैं इसे। राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक व आर्थिक रूप से जुड़ी हुई अनेक प्रथाओं का विरोध किया। वे भारत के आधुनिक जनक के रूप में भी जाने जाते क्योंकि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं कि उन्हें काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान भी था। उन्होंने जाति प्रथा पर तीव्र प्रहार करते हुए कहा कि केवल इस कारण से ही समाज में कई प्रकार की मान्यताओं का जन्म हुआ, जिस कारण से ही देशवासियों के मन में देशभक्ति ना रह सकी और वे लोग केवल अपने स्वार्थ पर ही अधिक केंद्रित हो गए। राजा राममोहन रॉय प्रमुख तौर पर विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे तथा साथ ही उन्होंने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रों के मुक्त सहयोग की मांग की बात भी कही। राजा राममोहन रॉय एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता को भी चुनौती दी और समाज में समानता का समर्थन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया व इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सामाजिक निर्माण में भूमिका पर भी बल दिया। देखिए, राजा राममोहन रॉय के बारे में जैसे कि आज आपको बताया गया, इनके बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली यही आते हैं कि दो तरीक़ों से आते हैं। एक तो आता है कि राजा राममोहन रॉय के विचारों पर पश्चिम के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट ऑन द थॉट्स ऑफ राजा राममोहन रॉय। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उनके पश्चिम के जो प्रभाव हैं उसके बारे में बताएंगे, उनके सुधारों के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है, तो वो है इवैल्यूएट राम मोहन रॉय's कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट्स। किस तरह से उनका योगदान रहा राजनीति और धार्मिक अधिकारों के प्रति। तो ये क्वेश्चन बनेगा, राजनीतिक एवं धार्मिक अधिकारों पर राजा राममोहन रॉय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो आप को जैसा भी क्वेश्चन आता है, तो अगर पश्चिम के प्रभाव के बारे में बताना है तो आप वो भी बता सकेंगे, और अगर आपको अधिकारों के बारे में बताना है तो आप वो भी बता सकेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको दोनों ही वे में ये बात समझाई है। तो आप अगर ऊपर से अगर राजनीतिक और धार्मिक अधिकार आते हैं तो आप सुधारों के बारे में इतना नहीं लिखेंगे। आप अगर आता है कि किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर प्रभाव रहा पश्चिमी सभ्यता का, तो आप सुधारों के बारे में लिखेंगे और साथ में लिखेंगे पश्चिमी जो विचारों का पर प्रभाव पड़ा। बाकी निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन पार्ट वो सेम ही रहेगा एज इट इज़। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा। और आप कि अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।